हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक पढ़ लिए थे, है ना। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब कंसेप्ट आया उससे जस्ट पहले जो है वो पहले लोग ये सोचते थे लाइट जो होती है वो ओनली फॉर पार्टिकल नेचर शो करती है। कौन सा नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर। तो फिर कुछ साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने देखा लाइट पार्टिकल नेचर ही शो नहीं करती है, वेव नेचर भी क्या करती है? शो करती है। एक बात ध्यान रखें, वेव नेचर किसके थ्रू एक्सप्लेन होगा? वेव नेचर एक्सप्लेन बाय इट्स वेवलेंथ। वेव नेचर एक्सप्लेन बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ बोले मींस लैम्डा। एंड पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन बाय इट्स मोमेंटम, मोमेंटम p। ओके, तो लाइट जो थी तो ऐसे एक्सपेरिमेंट शो हुए जिसमें ऐसा कंसीडर किया गया लाइट जो है वो वेव की तरह भी ट्रीट कर रही है और पार्टिकल की तरह भी ट्रीट कर रही है, दोनों की तरह ट्रीट कर रही है। तो फिर ऐसा बोला गया लाइट जो होती है वो ड्वेल नेचर रखती है। ड्वेल नेचर कौन सा? एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट है आपको ध्यान रखना है, पार्टिकल नेचर के थ्रू कौन से एक्सप्लेन होंगे, वेव नेचर के थ्रू कौन से एक्सप्लेन होंगे। वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन होने वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो दो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट इंटरफेरेंस एंड सेकंड डिफ्रैक्शन। जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो वहां पे वेव कंसीडर किया गया, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पार्टिकल नेचर के थ्रू कौन से एक्सप्लेन होंगे? पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन होने वाले तीन। फर्स्ट देखिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मैंने यही लिखा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब लाइट जो होती है वो ड्वेल नेचर रखती है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एक्सप्लेन बाय इट्स वेवलेंथ लैम्डा एंड पार्टिकल नेचर इज एक्सप्लेन बाय इट्स मोमेंटम p। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, मैक्सवेल ने ये बोला था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो, एक्सेलरेटेड हो, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और कौन सी फॉर्म में ट्रांसमिटेड होता है? ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। According to Maxwell, accelerated charge particle produce magnetic field and transmitted in the form of wave which is known as electromagnetic wave। तो मैं सिंपल सा बोल रहा हूं कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कौन सी फॉर्म में ट्रांसमिटेड होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसी को अपन क्या बोलेंगे? EM वेव बोलेंगे। क्या प्रॉपर्टीज होती है EM वेव की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये बनेगा एंगल, ये इस टाइप से। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कंसीडर की आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तीनों है ना परपेंडिकुलर। देखो है तीनों परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया ब्लैक वाला, ब्लू वाले से क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं ऐसे नहीं बनाता तो इसके जस्ट सुपर इंपोज कर जाता, इसलिए मैंने इस टाइप से बनाया थोड़ा। ठीक है, 3 डायमेंशनल वेव है। सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बात। थर्ड, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ऐसा नहीं कि मीडियम रिक्वायर्ड होती है, जैसे साउंड वेव होता है उसे मीडियम रिक्वायर्ड होता है, सिमिलर उससे थोड़ा डिफरेंस टाइप का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस ये वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। ठीक है बात। अब कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट डेफिनेशन इज वेवलेंथ। अब देखो जब तक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा ना तब तक बार बार आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, देखिए ये जो पीक पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है,
ये ट्रफ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ is known as wavelength. The distance between two successive crest or two successive trough is known as wavelength. मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुनना बात को। मैं आपको ये बोलने वाला हूं, the length of wave is known as wavelength. The length of wave is known as wavelength. The length of one wave is known as wavelength. एक वेव की लेंथ को ये अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। सर वन वेव कंसीडर कैसे करेंगे? वन वेव तब तक कंसीडर होती है, कहां तक वेव चलती है, जिसके बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव कंप्लीट हो गई। सुनना बात को, अगर किसी ने यहां से ऑब्जर्वेशन देखना स्टार्ट किया तो देखो रिपीट हुई क्या, रिपीट हुई क्या, रिपीट हुई क्या, नहीं, यहां आते ही रिपीट हो गई, इसका मतलब एक वेव खत्म हो गई। तो इसकी लेंथ भी जो होगी ना, यहां से लेके यहां तक की, वो क्या आएगी, वेवलेंथ। ये लेंथ भी क्या होगी, वेवलेंथ ही है। किसी ने ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, फिर रिपीट, यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी क्या है, वेवलेंथ। किसी ने यहां से स्टार्ट किया, बाई चांस मान लो ये यहां से रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, इसके बाद आते ही रिपीट हो गई, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, द लेंथ ऑफ वन वेव इज नोन एज वेवलेंथ। उसको अपन केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। सक्सेसिव होना चाहिए मतलब कंटिन्यूअस वाले होने चाहिए। बात क्लियर? यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट तो मीटर है, अदर यूनिट जो होगी वो हो जाएगी एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, नैनोमीटर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब अगर कभी ऐसा बोल देना कन्वर्ट करने का, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, अगर दे दिया जैसे 1 नैनोमीटर है, कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, 10 एंगस्ट्रॉम होंगे, इस बात का ध्यान रखा है ना, ठीक है। चेक करके देख लो, 1 नैनोमीटर में 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइड करके देख लो, 10 आंसर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 बच जाएगा 10। सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आप एक पॉइंट फिक्स करो। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट फिक्स किया, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो कितनी वेव पास हुई, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यूनिट अगर देनी है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है क्या, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ वेव का तो कोई यूनिट होती नहीं है, पर सेकेंड हो गया तो सेकेंड इनवर्स, जिसको अपन हर्ट्ज बोलते हैं, HZ। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब एक सेकेंड में बहुत जल्दी वेव पास हो रही। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस पॉइंट से एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव बहुत ज्यादा निकलेगी, तो इसका मतलब ये होता है वेव पास में, तो ऐसा दिखता है ये ऐसा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव ऐसे जाती है। इसी को अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये डायग्राम बन जाएगा ऊपर वाला। बात आ रही समझ में? तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। बात करते हैं वेव नंबर की। थर्ड, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। अच्छा, यूनिट लेंथ में पूछा है क्या, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने कहा अगर लैम्डा लेंथ होती है तो वेव कितनी होती है, 1 वेव होती है। लैम्डा लेंथ होती है तो 1 वेव होती है, तो यूनिट लेंथ होगी तो वेव कितनी हो जाएगी, 1/λ। यूनिट लेंथ में जो वेव होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो इसका मतलब वेव नंबर इज 1/λ। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, मीन्स यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी का तो सिंपल सा मतलब है, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड।
time required to complete one cycle. It is the time required to complete one cycle by the wave. वेव को वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड टी बोलते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, ओवरऑल क्लियर, सारी डेफिनेशन होगी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन देखते हैं क्या बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूं न्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। इसका मतलब तो यही है। तो मैं ऐसा बोल दूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, वो कितना होगा? मैंने कहा देखो 1 सेकेंड में न्यू वेव होती है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू दे रही है इसका मतलब वेव कितनी पास हो रही है 1 सेकेंड में न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रहा है, 10 हर्ट्ज दे रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 10 वेव पास हो रही है। मैंने फ्रीक्वेंसी दी न्यू, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी? न्यू वेव पास होगी। तो न्यू वेव पास होगी तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी? एक वेव की लेंथ है लैम्डा, तो न्यू वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी? न्यू इंटू लैम्डा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव हो गई, वो किसके बराबर हो गया? न्यू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होता है? सी, तो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर न्यू बढ़ा तो लैम्डा क्या होगा? कम, और अगर न्यू कम हुआ तो लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? बोलो। अगर न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा कम, न्यू कम होगा तो लैम्डा ज्यादा। कुछ ईएम वेव्स है आपको ध्यान रखनी। कौन कौन सी ईएम वेव्स होती है? कौन कौन सी ईएम वेव्स होती है मैं बता रहा हूं। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो एंड माइक्रो, ये रेज है। ठीक है, ये सारी हो गई, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसका मतलब इसमें से कोई भी अगर दे रखी हो तो उसकी स्पीड किसके बराबर होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी, इसमें से कोई भी दे रखा हो तो। अब मैंने क्या किया, ऐसे गया, तो ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अपन को विजिबल के ऊपर टारगेट करते हैं, अपन विजिबल के ऊपर टारगेट करते हैं। ये विजिबल है, विजिबल के अंदर अपन को 7 लाइट्स दिखती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हो, विबग्योर। ये बन गया विबग्योर। 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है, 7600 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। अप्रोक्सीमेट आइडिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके
7600 एंगस्ट्रॉम तक है। तो इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। एक्स रेज होती है 1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक, इसका मतलब ये 1 से कम है। ये 100 से लेके 3800 तक रहेगा कौन, अल्ट्रा वॉयलेट। और ये 7600 से इंफ्रारेड, 7600 से इंफ्रारेड आगे है। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये होती है सारी, इनको ध्यान रखें। विजिबल की रेंज याद रखनी, 3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक हो जाएगी। चलिएगा, इसके ऊपर आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा दे रखा हो, क्या क्वेश्चन दे रखा हो, आपको दे रखा हो लैम्डा गिवन हो 6000 एंगस्ट्रॉम, पूछा वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी ना अगर बाई चांस, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं रहेगी, ध्यान रहे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, न्यू कैलकुलेट करना है। लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻10, तो न्यू बराबर 3/6 इंटू 10⁻15, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, 1/6 इंटू 10⁻7, ये हो गया। 10⁻7 चला जाएगा ऊपर, तो 10/6 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, 1.67 आएगा, 1.67 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल जब भी आप करते हो, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, वीडियो को पॉज कर ले और उसके बाद न्यूमेरिकल आप ये प्रॉब्लम लिख ली, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करें, आपको आइडिया चल जाएगा आपने गलत किया है या सही किया है। ठीक है, एक रेडियो स्टेशन है और इधर एक रिसीवर है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो 3 किलोमीटर है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव 6 मेगाहर्ट्ज है। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सिग्नल, to reach the radio signal from receiver to station, बताइएगा, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा इधर मेरे को पूछा टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, तो मैंने कहा वेलोसिटी क्या होती है, सी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही तो होता है। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर अपॉन टाइम, 3 से 3 कैंसिल, टाइम आ गया 10⁻⁻5 सेकेंड, ये आ गया। लो, उस रेडियो सिग्नल को पहुंचने में 10⁻⁻5 सेकेंड लगी। सर इसका क्या रोल हुआ, फिर तो कुछ भी नहीं है, बस ये तो यूं ही आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। समझ में आ गई बात। थर्ड नंबर बात करते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट if range of wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम to 8000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा दे दिया। वेवलेंथ की रेंज दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम to 8000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट कितनी होगी, उसकी रेंज बतानी। ठीक है, ये लैम्डा मिनिमम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो न्यू मैक्स आएगी। ये लैम्डा मैक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगी वो न्यू मिनिमम आएगी। कैलकुलेट कर लो, न्यू मिनिमम इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा मैक्स, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻7, 30 डिवाइड बाई 8
10 raised to the power 14, 3 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 24 पीछे बच गया 6, 7 5 इंटू 10 raised to the power 14 हर्ट्ज। न्यू मैक्स चाहिए, तो न्यू मैक्स चाहिए तो 3 इंटू 10 raised to the power 8 अपॉन 4 इंटू 10 raised to the power -7, कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 10 raised to the power 15 मीन्स 7.5 इंटू 10 raised to the power 14 हर्ट्ज आ जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी 3.75 इंटू 10 raised to the power 14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10 raised to the power 14 हर्ट्ज, ये रेंज आएगी भैया। समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए इस टाइप के। अब चले आगे, चलेगा। अब बात करते हैं मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट हुई, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करवा दी मैंने आपको 3, सारी प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगी। स्टेज फर्स्ट, स्टेज लास्ट 4th नंबर में से आपको जो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको टैकल करना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीजें क्लियर होगी। फिजिकल है, थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, आएगा तो वहां पे न्यूमेरिकली। ठीक है, चलो जी आगे। नेक्स्ट, प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, समझिए मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, समझना। मैक्स प्लांक ने ये बोला, फर्स्ट नंबर पॉइंट, उसने कहा कोई ये ब्लैक बॉडी है, क्या है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो वापस रेडिएशन एमिट करने की भी कैपेसिटी रखता है। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, साथ में वो सारी रेडिएशन को वापस क्या करेगा, एमिट भी करेगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी जब रेडिएशन एमिट करता है तो वो बोलता है इस टाइप से करता है। रुक गया, ये रुक गया, यहां तक गया, रुक गया, फिर यहां तक गया, फिर ये लो, ये इस टाइप से। इसका मतलब कंटिन्यूअस मैनर है या डिसकंटिन्यूअस मैनर है? डिसकंटिन्यूअस मैनर है। और जैसे ही डिसकंटिन्यूअस मैनर आएगा मतलब पार्टिकल नेचर आ गया। कौन सा नेचर आ गया? पार्टिकल नेचर आ गया। कंटिन्यूअस मैनर होता है तो उसे वेव नेचर बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस मैनर होता है तो उसे कौन सा नेचर बोलते हैं? पार्टिकल नेचर बोलते हैं। चलो, क्या बोला गया? ब्लैक बॉडी emits radiation not continuously but in discontinuous manner. ब्लैक बॉडी एमिट रेडिएशन नॉट कंटिन्यूअसली बट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है वो रेडिएशन एमिट करती है, कौन से फॉर्मेट में? डिसकंटिन्यूअस मैनर में, मींस पार्टिकल नेचर शो हो रहा है। और अपन ने ब्लैक बॉडी किस में लिखवा रखा है? पार्टिकल नेचर में लिखवाया था ना, आ जाते ही। चलिए सेकेंड नंबर पॉइंट, ब्लैक बॉडी एमिट radiation in the form of small packet of energy which are known as quanta. ब्लैक बॉडी जो होता है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट इस टाइप से फेंकता है। छोटे छोटे क्या करता है? पैकेट फेंकता है। उन छोटे पैकेट को ही क्या बोलते हैं अपन? क्वांटा। अब अपन ने बोल दिया कंटिन्यूअस मैनर में तो ही नहीं, वेव तो जा ही नहीं रही, छोटे पैकेट के फॉर्मेट में, तो छोटे पैकेट को अपन ने क्या बोला? क्वांटा बोलते हैं।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग। इसका मतलब ये क्वांटा हो गया, फिर तो हो गया क्वांटा। थर्ड नंबर पॉइंट, इन केस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब हो गया विजिबल लाइट, इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज नोन एज फोटोन। तो फोटोन बोलो क्वांटा बोलो, अब एक ही बात हो जाएगी। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज नोन एज फोटोन, क्वांटा को अपन क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। तो फोटोन वर्ड लिखा हुआ आएगा, अब आपको फेमिलियर होना है। फोटोन किसको बोलते हैं, एनर्जी का छोटा पैकेट होता है, लाइट की एनर्जी का जो छोटा पैकेट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब आया मैक्स प्लांक और उसने बोला अकॉर्डिंग टू प्लांक energy of photon E is directly proportional to its frequency. Energy of photon is directly proportional to its frequency. E is directly proportional to nu, तो E is equal to h nu, where h is Planck constant. वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, एक और फॉर्म हो सकती है, अगर लाइट का फॉर्मेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख दो, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। एनर्जी ऑफ n फोटोन, ये तो एक फोटोन था ना, तो n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, h न्यू हो जाएगी, n h न्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n h न्यू। एनर्जी ऑफ n फोटोन E बराबर n h न्यू हो जाएगा। बात क्लियर, चले आगे। अब समझे, देखिएगा ये h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो एनर्जी और वेवलेंथ दो वेरिएबल आ गए। अगर मैं h की वैल्यू पुट कर दूं, c की वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे को इसका शॉर्ट फॉर्मूला मालूम चलने वाला है। क्या शॉर्ट फॉर्मूला बनने वाला है, देखिएगा। मेरे को मोस्ट ऑफ द केस में वेवलेंथ, अभी तक देखो मैंने क्वेश्चन दिया वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ही देता हूं या नैनोमीटर में देता हूं, तो नैनोमीटर को तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाता है। यही तो बात करते हैं। तो E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा, अनिल कपूर की मूवी का गाना ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, तो ये 1 2 का 4 00 अपॉन लैम्डा, 1 2 का 4 00 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा तो एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये लो जाओ, एनर्जी जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, अगर लैम्डा किस में रखा आपने, एंगस्ट्रॉम में रखा तो एनर्जी E बराबर 1 2 का 4 00 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई और कभी जूल में कन्वर्ट करनी पड़ी तो कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनकी वेवलेंथ एक की दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। बोला E1 रेज टू E2 कितना होगा, अपन से ये पूछा गया। तो बहुत सिंपल है, कैसे, E1 बाई E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2, बस वैल्यू पुट कर दो। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल having wavelength 124 नैनोमीटर, ऐसा दे दिया, कोई बात नहीं। एनर्जी E बराबर मैंने तो रट रखा है 1 2 का 4 00 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो ये 1240 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो जूल में कन्वर्ट करना है तो कर दो, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये लो 1.6 इंटू 10⁻⁻18
जूल हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। बात समझ में आ रही है? चले अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड है, जूल में कन्वर्ट करना सिखा दिया, अब इसी से हाइयर प्रॉब्लम बता रहे। 310 नैनोमीटर फोटोन is just sufficient to ionize sodium atom. Calculate ionization energy of sodium in kilojoule per mole. ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब 310 नैनोमीटर का एक फोटोन गिराता हूं तो सोडियम आयोनाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब 310 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी। कितने एटम की आएगी? एक सोडियम एटम की आएगी। कितने एटम की आएगी? 1 सोडियम एटम की। तो मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम कितनी आएगी? 1,2,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया। तो मैंने कहा ये काम करो ना, जूल में कैलकुलेट करो पहले। तो ये लीजिएगा साहब, हो गई जूल में, पर एटम आ गई। पर मोल के लिए क्या करना पड़ता है? एक एटम की इतनी है तो पर मोल के लिए 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल पर मोल आएगा। ये पावर कितनी बच गई? प्लस की 4। किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो पावर 1 ही बचेगी। ये किलो जूल पर मोल आ गया। कितना हो गया? 240 × 1.6 हुआ है ना? तो ये लो 384 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 384 किलो जूल पर मोल। बात क्लियर? चले आगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन emits in 10 hour by 60 watt बल्ब। एक 60 वॉट का बल्ब दे रखा है, उससे 10 आवर में एमिट होने वाले फोटोन का नंबर कैलकुलेट करने हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इफ द लैम्डा ऑफ फोटोन इज 620 नैनोमीटर। इस बार एनर्जी नहीं है अपने पास। दो प्रॉब्लम को समझना जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसा लगेगा। फिजिकल में यही तो पहले आप फॉर्मूला तो डिसाइड करो कौन सा लगेगा। अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला तो लिखा है, पावर आ गया, अब क्या करें? तो मैंने कहा एक बात सोचो, एनर्जी को जब टाइम टी से डिवाइड करता हूं, पर सेकंड से डिवाइड करता हूं तो पावर आता है क्या? हाँ आता है। नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है तो ठीक है साहब, E बराबर Nhc/λ तो होगा। हाँ होगा। E/t करो तो यहाँ पे N/t कर दो, hc/λ आ गया। ये कितना बन गया? 60 वोल्ट बन गया। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड हो गए। N/t क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। अच्छा इसकी जगह लगा दो 1,2,400 अपॉन, सर इधर तो जो है वो दे रखा है वॉट में, मतलब ऐसा यूनिट है, और इधर अपन को दे रखा है क्या? इधर अपन को क्या दे रखा है? ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो कन्वर्ट कर लो ना 1.6 × 10⁻⁻19 से। ये भी ऐसे यूनिट में ही आ गया, फिर तो ये भी तो ऐसे यूनिट में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो तो नंबर ऑफ फोटोन ये तो आ गया 2। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना आएगा?
60 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 3.2, इतने फोटोन पर सेकंड आ गए। ये पर सेकंड है, मेरे को पर सेकंड पूछा या पर 10 आवर में पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन आएंगे 10 आवर में, मालूम है 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो 10 आवर में एक और मल्टीप्लाई कर दो, इतने फोटोन आ जाएंगे। तो देख लो 36 इंटू 6 है ना, कितने फोटोन आ गए देखो, 6 इंटू 36 अपॉन 32 कितने हो गए, 19 और 22 23 24 फोटोन आ गए। ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 27 डिवाइड बाई 4, 6.75 इंटू 10⁻24 फोटो, इतने रिलीज हो जाएंगे। समझ में आया? बहुत बेसिक एलिमेंट्री आइडिया से उठाया मैंने क्वेश्चन को, कोई ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट लाके रख दिया। मैंने देखो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, जो आपको लिखवा रखा उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बोलो समझ में आया या नहीं है? आ गया? चलो अब आगे चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, चलो इसको हटा ही देते हैं, फिर ही लिखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी बात करनी, इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, इसके नाम से ही मालूम चल रहा है। फोटो का मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अगर फोटोन गिराने पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। फोटोन गिराने पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, समझिएगा आगे। अगर मैंने एक मेटल की सरफेस ली इस टाइप से, तो मेटल के अंदर जो है वो मेटल का क्रिस्टल लेते हो तो एक तो मेटल आयन होते हैं और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप से। ये हो गए, ठीक है बात। इसके ऊपर अगर मैं एक सुटेबल एनर्जी का फोटोन गिराऊं, ये लो, सुटेबल बोला है मैंने, सुटेबल फोटोन। सुटेबल फोटोन का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये बार, ये बार, इनको क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन। बाहर निकले उससे क्या बोले? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए मेटल में से, तो अब ये दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? करंट होती है। ठीक है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी मेटल की सरफेस पे एक सुटेबल एनर्जी का फोटोन गिराया जाए तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। उसी को अपन, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी incident on metal surface, then electron ejected. These electrons are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectron, and this effect is known as photoelectric effect। बात आई समझ में जी? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन गिराया, इलेक्ट्रिक करंट आई, इसी को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या थे समझना।
मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखें, है ना। वैसे ये बेसिकली टॉपिक तो फिजिक्स में है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में दे रखा है तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी है वो बता देता हूं। ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे ही फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर अगर निकलना हुआ तो, सुटेबल फोटोन हुआ तब बोल रहा हूं मैं, जैसे ही फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे ही फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कोई टाइम गैप नहीं होगा, नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड नंबर, अब फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो करंट आएगी, तो इसका मतलब उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आएगी? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी करंट ज्यादा आएगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी क्या होती है? इस साल फिजिक्स में क्वेश्चन भी आया था। मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल अगर बेसिक भी अगर आप पढ़ के जाते हो ना, तो भी फिजिक्स में बहुत आसानी से 25-30 क्वेश्चन तो कर लेते हो। कोई कहता है मेरे को फिजिक्स नहीं आती, टफ लगती है, अरे 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर केमिस्ट्री वाला भी कोई पढ़ के गया है ना, तो फिजिक्स में उसने 6 क्वेश्चन किए होंगे, 6 से लेकर 7 क्वेश्चन सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अरे स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, खूब सारे क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री के फिजिक्स में आए इस साल, और हर साल आते हैं, ऐसा नहीं कि इस साल ही आए, हर साल आएगा। तो मैं ये बोलूं 10-12 क्वेश्चन तो ये जो केमिस्ट्री पढ़ते हो वही अगर अप्लाई करोगे ना तो ही काम चल जाएगा आपका। इंटेंसिटी पूछा था इस बार क्वेश्चन में एक, है ना। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है पर सेकंड में, उसी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। उसी को क्या बोलते हैं? तो इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का ऐसा लिख दूं फॉर्मूला, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई पर यूनिट एरिया ए डिवाइड बाई टाइम पर यूनिट टाइम। तो टोटल एनर्जी पूछे तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। मेरे हिसाब से एनर्जी पूछी गई थी साल क्वेश्चन में। अगर एनर्जी पूछी है तो एनर्जी पूछी है तो इंटेंसिटी को एरिया से और टाइम टी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिपेंड्स करेगा ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये फिजिक्स में पढ़ते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन से होती है करंट, तो करंट जो होती है वो इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। थर्ड नंबर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो। ये भी मैं प्रूव भी करूंगा, एक लिखूंगा तब। काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो उसकी स्पीड क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो फोटोन गिरने वाला है, जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी। फ्रीक्वेंसी बोलो मींस एनर्जी बोलो, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 3 नंबर पॉइंट हो गए। फोर्थ नंबर पॉइंट देखो, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मैंने बोला एक सुटेबल एनर्जी का फोटोन चाहिए। अब समझना बात को ढंग से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है बेसिकली। जैसे मेरे को इस गेट से बाहर जाना है यहां से, है ना, तो ऐसे जाऊंगा नहीं। बाई चांस सपोज करो यहाँ पे एक चौकीदार बैठा है, ठीक है ना, गार्ड बैठा है, वो कहता है ऐसे जाने नहीं दूंगा, 10 रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। क्या मेरे पास 5 रुपए हुए तो क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या नहीं। क्या होता है, ऊपर से ऐसे रुपए बरसते हैं, है ना, ऐसे आता, कोई 5 का कोइन आता, कभी 10 का कोइन आता है, ऐसा आ जाता है। सपोज करो मेरे पास एक कोइन आया 10 रुपए का, 15 रुपए का कोइन आ गया, 10-10 के 2 कोइन आ गए, 20 रुपए आ गए। मैंने 20 रुपए कैच किए,
मैं गया बाहर, तो गार्ड ने कहा कि 10 रुपए लाओ, मैंने एक 10 रुपए का कॉइन दिया उसको, मैं बाहर आ गया। अभी मेरे पास कितने रुपए बचे? 10 रुपए बचे। इसका मतलब मेरे को 10 रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे। अगर ऊपर से कॉइन अगर मान लो 5 रुपए का आया, तो मेरे को 5 रुपए लेके जाऊंगा तो वो जाने देगा क्या? नहीं देगा ना। इसका मतलब आपके पास एक मिनिमम अमाउंट तो होना चाहिए, जिससे कम हुआ तो वो नहीं जाने देगा। मेरे पास 9 रुपए हुए तो वो जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कैसी फ्रीक्वेंसी है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई नॉट ऑब्जर्व, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने न्यू इज लेस देन न्यू नॉट रखा, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट रखा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हुआ ही नहीं। न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट रखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो गया। काइनेटिक एनर्जी 0। और अगर आपने न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट रख दिया, मेरे पास 20 रुपए है तो 10 रुपए तो इसको दे दिए। अच्छा 10 रुपए बच गए तो सीधा क्या करेंगे? दौड़ेंगे फटाफट शॉप पे और जाके बोलेंगे 10 रुपए की चिप्स दे दो। दौड़ेंगे ना, दौड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। नहीं तो मालूम चला 10 रुपए दे दिए, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आराम से चुपचाप चुपचाप धीमे 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 कहां चले जाएंगे? रूम पे चले जाएंगे। ऐसा ही तो करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब उसके पास उसके बराबर ये एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100 भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी? नॉट इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगी। इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन और है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। भैया जब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी तो आपको मालूम है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ above which photoelectric effect can't be observed। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट रखा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व भी हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 भी आएगी। सही बात है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब सुने, मैंने कहा था आपको कि मैंने वहां से एच न्यू फोटोन गिराया, तो एच न्यू नॉट तो मेरे को वहां पे गार्ड को देने का लग गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी दो इक्वेशन से लिखो, ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। फाई जो है, इसको फाई बोलते हैं, फाई इज ए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। मतलब एक तरीके से इसको अपन आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में वेरिएशन आएगा ना, तो ये वर्क फंक्शन जो है वो आईपी है। ये अपनी इक्वेशन बन गई ओवरऑल, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है बात? चलो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। 7 क्वेश्चन करवा दिए थे अभी तक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये मेटल दे रखे हैं और इनके वर्क फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, मेटल है ए बी सी एंड डी, वर्क फंक्शन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.8, 4.2, 4.5 एंड 5, wavelength equal to 310 nanometer, incident on metals,
विच मेटल shows फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपसे ये पूछा गया। मैंने कहा वो तो तभी करेगा ना जब उसके पास वर्क फंक्शन से क्या हो, एनर्जी ज्यादा हो। तो मैंने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन 1 2 का 400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन सॉरी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ये किससे ज्यादा है, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला शो करेगा। ये तो 4.2 देनी है गेट पे, जबकि है कितनी 4, तो नहीं मानेगा वो। 4.5 देनी है तो भी गार्ड नहीं मानेगा, 5 देनी है तो भी गार्ड नहीं मानेगा इतना में, 3.8 देनी है तो 4 तो यहां पे दे दूंगा और 0.2 से क्या करूंगा, दौड़ जाऊंगा। तो अगर मेरे से यहां पे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले केस में, ए वाले मेटल के लिए, तो मैं बोलूंगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है बात? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मेरे को अगर ऐसा बोल दे कि एक मैंने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी रखी 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो आ गई 1.32 इंटू 10⁻19 जूल। तो मेरे को बोला बताओ थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उनका ठीक है साहब, करते हैं। अपन को तो मालूम है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच, यही होगा। बोलो अगर ये होगा तो न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू बताओ कितनी है 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है 1.32 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34। जैसे ही ऊपर जाएगा 10⁻15 बन जाएगा, तो इसे 13.2 मान लेना। 13.2 मानोगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड और 10⁻14 कितना बन गया 3.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्या बन जाएगा न्यू नॉट। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मेरे को अगर ऐसा दे दे एक मेटल का वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ 310 नैनोमीटर रखी, तो मेरे को ऐसा पूछ ले वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में बता दी। अब यहां पे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो करना क्या है, मैंने कहा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी होगी 1 2 का 400 अपॉन लैम्डा होना चाहिए था एंगस्ट्रॉम में, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई कितना दे रखा 1.9, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1.9 मींस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, आ गई 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है हाफ mv² के बराबर होता है। तो 2.1 इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये लीजिएगा साहब 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 v², तो v² इज इक्वल टू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 9.1 इंटू 10⁻31 v² बराबर 4.2 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻12। ये बेटा ये देखो 4 इंटू 1.6 6.46 ऐसा बनेगा, अपॉन डिवाइड बाई 9 है तो 1 से कम आएगा। 1 से कम का स्क्वायर रूट लेना डिफिकल्ट टास्क है, मैं आपको स्क्वायर रूट लेना भी सिखा रहा हूं। 1 से कम का स्क्वायर रूट लेना भी डिफिकल्ट टास्क है, ले नहीं पाओगे। तो एक काम करो, इसको 42 और इसको 16 मान लो, डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻10। इसको अगर डिवाइड करोगे तो लगभग 9 को 42 को डिवाइड करोगे 9 से तो बन जाएगा 4.6। 4.6 को अगर इसको 16 से 4.5 मान लो, तो 16 को अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। किसी का सर 70 बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v बराबर 10⁵ तो आ गया। अब 70 बने 72 बने उससे क्या फर्क पड़ा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8
और 81 का कितना होगा 9। इसका मतलब आंसर तो 8 और 9 के बीच में ही आएगा। तो बस 8 और 9 के बीच में आपको आंसर देखना है, मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 8.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी। चले आगे, देखो 10 न्यूमेरिकल भी करवा दिए मैंने। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया था, उसकी लिमिटेशन हो गई थी। अपन बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के। मैं पॉइंट लिखा देता हूं जल्दी से, फिर उसके डेरिवेशन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं तो आपको बस बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट लिखा देता हूं। नेक्स्ट बोर एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट नंबर पॉइंट, इसको मालूम था रदरफोर्ड का जब मॉडल आया था तो उसमें ये बात बोल दी गई थी। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था तो उस समय, चलो बोर एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट क्लास में करूंगा, मैं समझा देता हूं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया तो एक बात बोल दी गई थी, क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो मैक्सवेल ने कहा वो चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। उसका पाथ स्पाइरल हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा तो वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब गलत बात। तो इसने पहले से ही ध्यान रख लिया। अब इस क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट ये आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन fixed radius and fixed energy path. These are known as orbit, shell और energy level. Orbit, shell और energy level. ठीक है। सेकेंड नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K(Q1 Q2 by R², वो किसके बराबर होना चाहिए, सर्कुलर मोशन में एक बाहर की तरफ धक्का लगेगा mv² by R उसके बराबर होगा। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2π का इंटीजर हो, h/2π का इंटीजर हो। इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करता है तो ना तो रेडिएशन एमिट करेगा, ना तो एनर्जी रिलीज करेगा, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट देखो, उसका ड्रॉबैक को इसने खत्म कर दिया। इसने कहा मेरे को भी मालूम नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना एब्जॉर्ब करता है। इसने बोला कि अगर ऐसा नहीं बोलूंगा तो मेरा मॉडल फेल हो जाएगा। फिर इसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा या ऐसे आए, मींस मिनिमम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तभी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट थे और इसी से रिलेटेड फिर आगे बात होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा, उस समय आपको डायरेक्ट लिख दूंगा जिससे आपको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है बात, मैंने पॉइंट सारे बोल दिए, वो पॉइंट ही मैं लिखवा के आपको, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी, इनकी बात करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम वगैरह की बात करेंगे। ठीक है बात, यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।